अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, बालाकोट पर हमले के ठीक 6 दिन बाद भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल भारत की अपोजिशन जमातें पूछ रही हैं, जिनका जवाब अब तक नरेंद्र मोदी के पास नहीं। जैसे वहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं, वैसे इधर बहुत सारे राज जो हैं वो फाश करने बाकी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कुछ ही देर पहले सवाल किया गया कि खबरें थीं कि इजराइल भारत के साथ मिलकर अटैक पाकिस्तान को करने वाला था, तो उन्होंने क्या कहा, इसके रिस्पांस में आइए आपको दिखाते हैं। अब पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जंगजू ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर जब जैश ए मोहम्मद पर पहले से ही पाबंदी है तो फिर नई पाबंदी कैसी होगी, और सफाया उन ग्रोहों का किस हद तक होगा, जबकि दोनों मुल्कों के अवाम ने यकजुबान होकर अमन की अपील की है। ये जो मुजाहरे हुए हैं ये 22 शहरों के अंदर हुए हैं। पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों ने इकट्ठे मिलकर ये मुजाहरे किए हैं। ये दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर भी हुआ, लाहौर के अंदर भी हुआ। सवाल ये है कि पाक भारत कशीदगी में कमी आएगी या मामला जंग की तरफ जाएंगे। और भी कई और सवाल हैं जो हम पूछेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में मौजूद फरतुल्ला बाबर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं, हमारे बड़े मोतबर गेस्ट हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल कादिर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आप भी एक अहम रहनुमा हैं। एट स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स के आप वज़ीर भी रह चुके हैं। और हमें फ़खर इमाम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के एक लीडर हैं और चेयरमैन हैं कश्मीर कमेटी के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले फ़खर इमाम साहब, चूँकि एक बहुत बड़ा बयान दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, क्या हमें ये मालूम था कि हिंदुस्तान और इजराइल इकट्ठे मिलके राजस्थान से पाकिस्तान के ऊपर हमला बनाने का कोई मंसूबा बना रहे थे? देखिए जी, ये स्टोरी जो मैंने पढ़ी है वो रॉबर्ट फिस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका इंकशाफ किया है कि ये इंडिया और इज़राइल का एक मंसूबा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उन्होंने जो लिखा है उसमें तो ये उन्होंने कहा है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान एक इस किस्म का वॉर अलायंस बन गया है, और जो ये शायद सारी सोच और इसमें जो अमल होने वाला था उसमें इज़राइल और इंडिया की एक बहुत बड़ी कोलूजन थी। अब उस हद तक तो मुझे जो है मैंने खुद पढ़ा है। अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी? आपकी अपनी हुकूमत ने आपको कोई ब्रीफिंग दी, कोई बातचीत की कि जी इस तरह का कोई प्लान था? चूंकि शेख रशीद साहब ने भी बयान दिया कि जी 5 जगहों पे खतरा था कि मिसाइल अटैक होने वाला था, और कुछ एयरपोर्ट्स थे पाकिस्तान के मेजर एयरपोर्ट्स जिनके ऊपर ये कहा गया था कि उसके ऊपर भी हिंदुस्तान अटैक करेगा। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, क्या आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है? नहीं बीबी, मैं तो ऐसी अभी किसी ने किया, क्योंकि ये तो कश्मीर कमेटी का तो 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ है चेयरपर्सन का। मैं इन मीटिंग्स में खुद नहीं गया जी। ठीक। फरतुल्ला बाबर साहब, काफ़ी सनसनीखेज़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं और ख़तरनाक किस्म की ख़बरें आ रही हैं कि जी इस तरह शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि जी 5 ऐसे जगह थी जहाँ पे अटैक होना था, और फिर ये भी कह दिया कि मेजर जो एयरपोर्ट्स थी उनके ऊपर भी खदशा था। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो ख़बरें आ रही हैं, हुकूमत को किस तरह उसका सामना करना चाहिए? देखिए, ये ख़बर अब पहली बार आ रही है। ये वाक़या हुआ 14 फरवरी को जी, और आज है 4 मार्च, और पहली बार हम ये सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान और इसराइल मिल के कर रहे थे और 5 जगहों पर हमला होना था। ये तफसीलात तो हमें पता नहीं है, पहली बार आज पता लगा है। लेकिन 2 चीज़ें मैंने अब नोट की हैं। एक तो ये है कि जब वज़ीर ख़ारजा से पूछा टेलीविज़न प्रोग्राम में कि क्या आपने यही बात दूसरे ममालिक को बता दी थी, वार्न कर दिया था, क्योंकि आप रोज़ दूसरे ममालिक से कहते हो कि देखो डी एस्केलेशन होना चाहिए, हम बेकसूर हैं, इंडिया ज़्यादती कर रहा है। तो जब ये सवाल अभी उनसे पूछा और आपकी क्लिप में दिखाया गया, तो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया ने को हमने क्या कहा है, क्या करना है, वो लोग इससे बेखबर नहीं है। विच मीन्स कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हमने दूसरे मालिक को बता दिया है। तो अगर ये बात होती कि वाकई ऐसी कोई साजिश थी
تو چاہیے تھا کہ وزیر خارجہ فوراً دوسرے ممالک کو بھی بتا دیتے، ساتھ بتا دیتے کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے، اور اگر انہوں نے ابھی تک نہیں کیا اور آج کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ دوسری آپ دیکھیں، ایک تو انہوں نے یہ بات کی، دوسری آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی پارلیمانی کمیٹی ہے کشمیر کے اوپر، اور جس کے محترم چیئرمین صاحب سے بھی آپ نے بات بھی کی ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اگر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو پتہ نہیں ہے، سارا جھگڑا کشمیر کا ہے اور کشمیر کی کمیٹی کے چیئرمین بے خبر ہیں، اور وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اطلاع ہونی چاہیے ان کو اطلاع ہے اپنی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور 15 دن بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو جنگ کے زمانے میں ٹروتھ از آلویز دا کیجولٹی، جنگ حالات جنگ میں، تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ تو نہیں ہے، لیکن جس طرح وزیر خارجہ صاحب نے جس طرح جو بیانات دیے ہیں پچھلے دنوں میں، اور ان کے بیانات سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ جی میں IC کے ایک فارن منسٹر کانفرنس میں نہیں جاؤں گا، یا اور دوسری ایسی باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے گورنمنٹ کی اور وزیر خارجہ صاحب کی وہ کم ہو گئی ہے۔ تو میں چونکہ میرے پاس کرنا کیا چاہیے تھا بابر صاحب ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک تو یہ تھا کہ اگر یہ بات درست تھی جی تو ان کو فوراً چاہیے تھا کہ قوم کو بھی اعتماد میں لیتے، پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیتے۔ پارلیمان کو جب اعتماد میں لیا گیا تو اس میں خود وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لائے، تو اگر پارلیمان میں یہ بات نہیں ہوئی، قوم کو نہیں بتایا گیا، اور ابھی وہ یہ بات بتانے سے کتراتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے ممالک کو بتایا یا نہیں، تو آئی تھنک دس از اے فیلیور آن دا پارٹ آف دا فارن منسٹر۔ یا تو یہ بات غلط ہے ابھی کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ درست ہے تو یہ فیلیور ہے ان کی، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے عبدالقادر بلوچ صاحب، اس لیے چونکہ ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح فیک نیوز جو ہے وہ زیادہ چل رہی ہے، مگر یہاں پہ ہم کیا کریں کہ لوگ ہمیں بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیا سرائیاں بھی ہو رہی ہیں، رومرز بھی تھے، بڑے سٹرونگ رومرز تھے کہ کراچی اور بھاولپور کے اندر بھی خدشہ ہے کہ اٹیک ہوگا۔ جس طرح بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ عوام کے سامنے حقائق رکھ دیے جاتے پارلیمان کے ذریعے، یا کم از کم ایک کلوز سیشن بلایا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم، جو چیز میں سمجھ پایا ہوں، آپ تینوں حضرات کی آواز یہاں پر گونج کے آ رہی ہے، میں صحیح طور پر سمجھ نہیں پایا ہوں۔ میرے خیال میں سوال یہ چلایا جا رہا ہے کہ بھارت کے کوئی پلان تھے کہ راجستھان کے علاقے میں وہ کوئی حملہ کرنے کی کارروائی سوچ کر رہا تھا۔ اس معاملے کے اوپر آپ کمنٹ کروانا چاہتے ہیں؟ جی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی حال ہی کے اندر ایک انٹرویو دیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے، اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا راجستھان کے ذریعے اسرائیل اور انڈیا اکٹھے مل کے حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ فرحت اللہ بابر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ باتیں ابھی آ رہی ہیں اور اتنی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو کم از کم حکومت کو، عوام کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا پارلیمان کے ذریعے۔ میں اس کو بنیادی طور پر جی میں یہ جو اس قسم کی، میں ایک فوجی آدمی ہوں، اس قسم کی خبروں کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوں جتنا میڈیا میں اس کو دی جا رہی ہے۔ اگر راجستھان سے یا کسی علاقے سے حملے کی کوئی امکان تھا اور اس قسم کی کوئی کارروائی کی گئی تھی یا پاسبلٹی اس کی تھی، تو یہ ایسے میں نہیں کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے جاسوس ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے بھی ہم نے ان کے علاقے میں جو فوجی موومنٹ ہوتی ہے، ان کے نقل و حرکت ہوتا ہے، ہماری بھی نظر ان کے اوپر ہوتی ہے اور ہمیں انفارمیشن آتے ہیں، اور فوجوں کو مین سرحدوں کے خلاف موبلائز کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ یہ 1-2 دن میں چٹکی ہو جاتے ہوئے کارروائیاں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس میں کم از کم ہفتے 10 دن تمام اسپیڈ کے ساتھ کارروائی کی جائے، تب جا کے فوج موبلائز ہو جاتی ہے اور کسی بارڈر کے قریب ہو جاتا ہے اور اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی کارروائی کر سکے حملے کی یا کوئی ایڈوانس کی پیش۔ مگر قطع کلامی معاف عبدالقادر بلوچ صاحب، جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کی خبر پاکستان کو ہو گئی تھی اور پاکستان نے پھر دوسرے ممالک کو یہ بات ان سے شیئر کی اور وہ جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ فوج سے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہماری فوج کو، ہماری جو حکومت ہے اس کو پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، یا کہ حالات اس قسم کے تھے کہ وہ لے نہیں پائے؟
देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई होगी, और अगर कोई होती तो तब श्योरली पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। इसमें दो ओपिनियन नहीं है किसी किस्म की। लेकिन फौजें इंटरनेशनल बॉर्डर के खिलाफ मोबिलाइज होना, उनका कंसंट्रेशन करना और हमले की तैयारी पोजीशन में होना, और पूरे कौम को इसके बारे में पता न होना और हुकूमत को पता न होना, ये ऐसी खबरें हैं ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान अभी डिफेंसिव पे चला गया है। उनकी तरफ से ये अफवाहें इस किस्म की छोड़ी जा रही है अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो बहुत बड़े तीर मारने वाले थे और कार्रवाई करने वाले थे। ये बुनियादी तौर पर उनकी जो भी कार्रवाई थी वो कश्मीर में रिस्ट्रिक्टेड थी। कश्मीर में चूंकि आईबाल टू आईबाल हमारा कांटेक्ट है एक दूसरे के साथ, वहां पर कार्रवाइयां की जा सकती हैं बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी फॉरवर्ड मोबिलाइजेशन के और बगैर ट्रुप्स की कंसंट्रेशन के। तो ये जो इस किस्म की कार्रवाई की गई है, मेरे ख्याल में अगर खबर नहीं थी तो फिर लोगों को क्या कॉन्फिडेंस में लेना था या नहीं लेना था। ठीक, मगर फ़खर इमाम साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब ये समझते हैं कि इतनी अफवाहें थीं और वाकई में इतनी थी, इतनी मिसकम्युनिकेशन, इतनी फेक न्यूज़ थी कि अगर आप पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में ले लेते तो मामलात कुछ बेहतर हो जाते। तो क्या वजह है कि आपकी हुकूमत ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी? देखिए जी, वो जो मैंने बात की, शायद फरतुल्लाह बाबर साहब को इस बात का इल्म होगा या नहीं होगा, कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन में जुमे को बना था आफ्टरनून में, और फिर सैटरडे और संडे को मेरी किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो मुझे इस बात की आगाही नहीं जो कि वो कहते हैं। ये बेसिकली अब अफवाहें आ रही हैं कि हुआ। मैंने पहले कहा था कि रॉबर्ट फिस्क की मैंने रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर चूंकि आप पार्लियामेंट के भी एक रुकन हैं और पीटीआई के भी रुकन हैं, तो इसलिए आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि हुकूमत क्या आगे जाके पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेगी, क्या पूरी बात करेगी, लेना चाहिए, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं? जी बिल्कुल, लीडरशिप को तो कॉन्फिडेंस में लिया गया था जॉइंट सेशन से एक दिन पहले जी, और अप टू डेट किया गया। अब ये कोई वॉर स्ट्रेटजी या वॉर कैबिनेट टाइप, यकीनन गवर्नमेंट के अंदर तो एक मेरे ख्याल में दिन में कई दफ़ा वो खुद मीटिंग करते होंगे जहां वो इस चीज़ का उनको पूरी आगाही होगी, और जो हमारा कमांड है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी कोऑर्डिनेशन होगी और उनको मोमेंट टू मोमेंट पता होगा। पर पार्लियामान को तो आप हर वक्त हर घंटे के बाद या चंद घंटों के बाद नहीं ले सकते, बट यकीनन ये चीज़ की तो अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को है कि पाकिस्तान ने जिस किस्म का दिफा किया उसकी शायद कम मिसाल मिले, और जिस तरह हमारे कमांड ने भी कहा और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि हम पीस चाहते हैं, पर अगर उन्होंने कोई ऐसी हमला किया हमारे पे तो हम रिटेलिएशन होगा, हमने उसको पूरा किया जी, और उसकी वजह से इंडिया अब डिफेंसिव पे है। ये बात दुरुस्त है फरतुल्लाह बाबर साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको हैंडल किया है ये तो बात दुरुस्त है कि इंडिया जो है डिफेंसिव पे है, तो इससे बेहतर और पाकिस्तान कैसे हैंडल कर सकता था इस मामले को? इससे बेहतर देखिए जी, जब अब तक जिस तरह पाकिस्तान ने हैंडल किया है उस पर तो मेजॉरिटी यही कहेगा कि ठीक है, हैंडलिंग ठीक हुई, लेकिन जहाँ पे कमी है वो ये है कि हमने ख़ुद अपने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं किया। जहाँ पर कमी है वो ये है कि पहली बार पाकिस्तान के 4 नेबर्स में से 3 आपको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और तीनों ने अपनी फ़ौज मोबिलाइज़ की थी आपके ख़िलाफ़। तो कहीं तो कोई ख़राबी है ना, कहीं तो कोई ख़राबी है जो इस गवर्नमेंट को एड्रेस करनी चाहिए थी, जो इस गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं की। मसलन मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, यही आप देख लें, दहशतगर्द तंजीमों को आपने कलअदम करार दिया, 2002 में कलअदम करार दिया, 2005 में कलअदम हो गई हैं। उसके बावजूद अगर ये तंजीमें फिर भी बॉर्डर क्रॉस करके ये कार्रवाइयाँ करती हैं तो ये हमारा काम है ना, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो भी हुकूमत हो ये उसका काम है कि इनकी कार्रवाइयों को रोके। फरतुल्लाह बाबर साहब, मुझे एक वक्फा लेना है, मगर आज की जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि कलअदम तंजीमों के ऊपर फिर से पाबंदी जो है वो लगाएंगे, और हमने ये भी देखा है कि क्लैम्प डाउन जो है वो आज से शुरू हो गया है। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज की जो अहम खबर है वो ये है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो
जल्द ही कलदम तंजीमों के ऊपर और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर क्लैंप डाउन करेंगे। और फॉरेन ऑफिस से भी ये बयान आ गया कि हमने वो क्लैंप डाउन शुरू कर दिया है और जैश ए मोहम्मद के ऊपर भी ये लग रहा है कि ये क्लैंप डाउन होगा। फलाई इंसानियत फाउंडेशन के ऊपर और जमातुल दावा के ऊपर ये क्लैंप डाउन पहले भी हो चुके हैं। बाबर साहब, इस बार मुख्तलिफ क्या होगा? देखिए, आपने ठीक कहा कि कल गवर्नमेंट के एक इंतहाई ज़िम्मेदार ऑफिसर ने इनफॉर्मल ब्रीफिंग दी है और उसमें उन्होंने कहा है, दो बातें बड़ी अहम कही हैं। एक तो ये है कि कलदम तंजीमों के ऊपर एक क्लैंप डाउन इमिनेंट है, बड़ा जल्दी होने वाला है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जैश ए मोहम्मद का जो चीफ़ है मौलाना मसूद अज़हर, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि क्या हम उसको वो प्रोटेक्शन दी जाए या न दी जाए जो अब तक हुकूमत पाकिस्तान देती रही है। तो ये बड़ी अहम ख़बर है आज की। और अभी थोड़ी देर पहले फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हमने मिलिटेंट्स के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको हम सीज़ कर रहे हैं। ये मैं इसको इस तरह से आई विल रिसीव इट विद ए पिंच ऑफ साल्ट। और क्यों? और वो इसलिए कि ये पहली बार नहीं है कि हमने ऐसा ऐलान किया हो और हमने ऐसा कहा हो। अव्वल तो बात यह है कि इन तंजीमों पर पाबंदी थी 2002 से, तो 2002 से 2019 तक जो 17 साल गुजर गए और बार बार ये आवाज़ उठती रही पार्लियामान में, तो आपने कुछ नहीं किया। नैप बन गया, नेशनल एक्शन प्लान, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन वो भी छोड़ दीजिए, मुझे जो इस बात पर ताज्जुब है और वो ये शक है, वो ये है कि इसी तरह का वादा हमने उस वक़्त भी किया था जब मुंबई का अटैक हुआ था और हमने कहा था कि हम बिल्कुल साथ तावन करेंगे और हम इसको आगे लेके जाएंगे। और इसी तरह का वादा हमने किया था जब पठानकोट का वाक़या हुआ था, लेकिन उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सो इसलिए अब अगर ये कहा जा रहा है कि, तो मैं इसको वेलकम करूंगा कि दिस इज़ गुड कि अगर हुकूमत अब ये करना चाहती है, क्योंकि वक्त आ गया है, अब हम इसे मज़ीद इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन मैं इसे विद ए पिंच ऑफ साल्ट लूँगा। दूसरा ये है कि मौलाना अज़हर मसूद जो है उसको क्यों ये पुष्ट पनाही दी जा रही थी, जब आपके यहाँ खुद जब पाकिस्तान ने उसकी तंजीम को प्रोस्क्राइब किया है, उसे मिलिटेंट डिक्लेयर किया है, तो क्या वजह थी कि हम चाइना को आगे करके अपने दोस्त मुल्क चाइना पर इतना भारी दबाव डालते थे कि वो यूनाइटेड नेशंस में जाके उसके खिलाफ एक्शन को रोक सके? क्यों वो हमने किया? और मगर इसकी क्या ज़रूरत थी? ये एक सवाल आपका अपनी जगह है। कादिर बलोच साहब, इसलिए चूंकि आपकी हुकूमत उस वक्त थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो आप इसके ऊपर कोई जवाब देना चाहेंगे? जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने अहम सवाल आपसे किए, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज ये कहा है कि अगर पिछली हुकूमत जो है नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करती तो हम ग्रे लिस्ट के ऊपर आते ही नहीं फैटफ के। मुझे एक की हैरानगी हुई है, और ये खबर न सिर्फ अभी मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ वापस आ रही है मुझे गूंज के? बिल्कुल जी, ये हम आप अपनी बात करें, हम इसको फिक्स करेंगे। जी, आप अपनी बात करें, हम इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये अजीब सी बात है, ये जो मुझे अजीब सा लग रहा है, ये जो हुकूमत की तरफ से ऐलानात हो रहे हैं कि ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ग्रुपों को ये किया गया है, ग्रुपों के खिलाफ ये वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है, ये इंप्रेशन टोटली गलत है। एक दो ऐसे थे जो कि मशकूक हालत में थे, जिस तरीके से जमीयत दावा और उसके वो क्या कहते हैं खिदमत इंसानियत या कौन सी उसकी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके वो अंडर ऑब्जर्वेशन वो भी थे, और दूसरी तरफ से जैश वाले वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन थे, इसमें कोई शक नहीं है। और अंडर ऑब्जर्वेशन होने की वजह से, लेकिन इस वक्त जो चीज़ हम लोगों को फीड कर रहे हैं मीडिया के थ्रू नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इस तरह लग रहा है जैसे कि इनको पहले से पनप था, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई थी, और जैसे इनकी कोई पैटर्नाइजेशन की जा रही थी। और इस वक्त मोदी साहब ने जो हमारे ऊपर प्रेशर के खिलाफ कार्रवाई मुतवातिर होती रही है, और आज भी अगर कुछ किया गया है, कोई ऐलानात हुए हैं, इसको इस तरह प्रोपेगेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये दुनिया को हमें बताना चाहिए कि हम इस किस्म की ना कार्रवाई में अपने मुल्क में ये जो प्राइवेट आर्मीज या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको कभी भी हम लोगों ने इनकरेज नहीं किया। नेशनल एक्शन प्लान बनाया था कादिर बलोच साहब, सिर्फ मुझे ये बताइए कि अगर हम कार्रवाई करते रहे हैं तो फिर आज
शाह महमूद कुरैशी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि अगर पिछली हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करती तो फिर हम ग्रे लिस्ट पे ना होते? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ये जो कमेंट्स थे ये अनवारंटेड है। ये बुनियादी तौर पर मोदी साहब के इलेक्शन में उसको मदद करने के लिए ये बेहतर मवाद साबित हो सकते हैं। कार्रवाई इससे पहले होती रही है, इस किस्म की शायद इन्होंने ज्यादा उसमें शिद्दत और तेजी लाई है, और इससे पहले इतनी शिद्दत और तेजी नहीं थी उसकी। अगर इतनी शिद्दत और तेजी नहीं थी और अब ज्यादा है, मुमकिन है उस वक्त उनकी जो एक्टिविटीज थी वो इतनी हाईलाइटेड नहीं थे, इतने क्लियर और विजिबल नहीं थे, अभी ज्यादा विजिबल हो गए इस हुकूमत के दौर में। ठीक है, आपका मौकफ ये है कि कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कार्रवाई करती रही है, आपका मौकफ आ गया है। फखर इमाम साहब, चूंकि आप भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह शाह महमूद साहब ने कहा कि पिछली हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से हम इस हाल में हैं, मगर फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी अहम सवाल किया कि क्या हमने गलत नहीं किया कि मसूद अजहर का नाम जब हमने टेरर लिस्ट के ऊपर ब्लॉक करने का चाइना को भी कहा, खुद भी किया, तो क्या ये हमने गलत किया लुकिंग बैक? देखिए जी, ये जो तंजीमें हैं ये पाकिस्तान में बहुत अरसे से काम कर रही थी, पर मेरे ख्याल में जब ये पेशावर के आर्मी स्कूल पे अटैक हुआ था तो उस वक़्त की जो हमारी अस्करी क़ुव्वतें थी और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, 24 घंटे के अंदर वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने वो 20 पॉइंट जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर सब ने दस्तखत किए। और उसके बाद मेरे ख्याल में पेशरफ्त साथ साथ होती रही। अब ये किस हद तक या किस डिग्री से की गई वो एक अलग बात है, पर मेरे ख्याल में वहाँ एक असूली फ़ैसला सब ने किया था इकट्ठे बैठ के कि इसके ऊपर हम अब जैसे भी होगा ज़िम्मेदारी के साथ इसको हम अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते आएंगे। मगर फ़खर इमाम साहब, ज़रूरत पड़ी कि मसूद अजहर को प्रोटेक्ट किया जाए, वो भी एक बैनुल-अक़वामी सतह पर, ये सवाल कर रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब। जी, उसका मेरे पास जवाब नहीं है जी, पर मैं ये समझता हूँ कि आज उसमें क्योंकि अब ये नरेंद्र मोदी और ये लोग ये वाहिद उनके पास एक नुक्ता रह गया था तो उसको वो दोबारा अया कर रहे हैं इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर। सिर्फ अपनी जो कमज़ोरी है और जो इंतफाज़ा कश्मीर का है, वो कश्मीर की बात क्यों नहीं हम करते? कश्मीर एक 48-49 रेजोल्यूशन में जो मसला खड़ा हुआ था, 70-72 साल गुजर गए, उस पर अमल दरामद इंडियन गवर्नमेंट मुतवातिर नहीं करती रही, और जितने उन्होंने मजालिम इंडिया में किए हैं, लखों खा लोग वहाँ शहीद हुए। और जब ये बुरहान वानी की शहादत हुई और उसके बाद ये इतनी तेज़ी पकड़ गई है कि इंडिया की 5-6 लाख फौज भी उनको बिल्कुल कुछ नहीं कर सकी सिवाय कोअर्जन के और मैस मर्डर्स के और रेप और लूट और प्लंडर के। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। एक मिनट उस बात को छुपाने के लिए ये काम ये खड़ा कर देते हैं ये कलअदम तंजीमों का, पर वो बैलेंस नहीं करेगा। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि वाकई में अब हिंदुस्तान को भी देखना होगा कि कश्मीर के अंदर उन्होंने क्या करना है, और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया जो है, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है कश्मीरियों से, उनके ऊपर उनकी नजर है। मगर इसके अंदर पाकिस्तान कैसे उसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तान कैसे एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से कश्मीरियों की मदद करेगा और डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे कश्मीरियों की मदद करेगा? क्या पाकिस्तान जो फॉरेन मिनिस्टर OIC में नहीं गए वो सही फैसला था या गलत था? इसके ऊपर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बाबर साहब, ब्रेक से पहले हमने कश्मीर की बात की, मगर कश्मीर की बात करने से पहले मुझे ये बताइए, अब जो कि एक क्लैम्प डाउन ऑपरेशन हो रहा है वो कैसे मुख्तलिफ हो सकता है पिछले ऑपरेशन से, ताकि एक तरीके से जो उंगलियां उठ रही हैं वो तो कम से कम ना उठे? ये तो देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि अब जो क्लैम्प डाउन हो रहा है क्या ये पुराने वाले क्लैम्प डाउन से मुख्तलिफ है या नहीं है। जो आज ख़बर भी आई है, मुझे ज़ाती तौर पर इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि मैं पिछले जो अदवार में गुज़रे हैं कि किस तरह क्लैम्प डाउन हुआ और किस तरह नहीं हुआ, वो हमारी आंखों के सामने है। और ये जो आज की जो ख़बर है, जो लीड स्टोरी है डॉन की भी, इसमें एक और बात भी अगर आपने गौर किया देखा हो, जब उनसे पूछा कि यही सवाल जो आप कर रही हो, जब उनसे ये पूछा गया कि अब जो आप क्रैक डाउन कर रहे हो
تو پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ تو 2002 سے قائم تنظیمیں ہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ہاں نہیں ہو سکا. وجہ کیا؟ کوٹ ان کوٹ لیک آف کیپیسٹی اینڈ ول آن دا پارٹ آف دا سول ایڈمنسٹریشن. بالکل کہا یہ کہا نا انہوں نے. بالکل کہا. اب آپ دیکھیے اگر آپ یعنی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ جواب آپ کا درست ہے؟ تو یہ مطلب میرا کہنے کا عبدالقادر بلوچ سے پوچھ لیتے ہیں. ان سے بھی پوچھ لیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی یہ کہے، جس نے بھی یہ بریفنگ دی ہے، جب وہ یہ بات کرتا ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہاں یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس لیے نہیں ہوا کہ لیک آف ول اینڈ کیپیسٹی آن دا پارٹ آف دا سول، اس کا مطلب ہے کہ آپ سیریس نہیں ہو. کیونکہ یہ بات جو آپ نے ایسی کی ہے جو انتہائی غلط بات ہے، جو حقیقت یہ نہیں ہے. آپ پارلیمان کا ریکارڈ اٹھا، حقیقت یہ ہے کہ ریاست کے کچھ عناصر پر یہ الزام تھا کہ وہ یعنی ہمیں پتہ نہیں کہ کون تھے، لیکن کچھ لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں، آپ پارلیمان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ جو جماعت دعویٰ ہے یہ کیسے کام کر رہی ہے، یہ تو کالعدم تنظیم ہے. تو جواب آیا کہ جی یہ تو ہائی کورٹ کو عدالت کا فیصلہ ہے. تو پوچھا گیا کہ اچھا بھائی وہ عدالت کے فیصلے کی کاپی لاؤ، ذرا دیکھ تو لیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کالعدم قرار دیا اور وہ آپ نے یہ کام کر رہی ہے. تو بہت مشکل سے جب 2.5-3 مہینے کے بعد زور لگا کہ جب عدالت کے فیصلے کی کاپی دی گئی تو پتہ لگا کہ اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے تو ان کو نوٹیفائی کرنا تھا، جماعت دعویٰ کو ایک کالعدم تنظیم کے طور پہ شیڈول 4 یا شیڈول میں ڈالنے کی نوٹیفائی کرنا تھا، پھر آپ ان کو پابند کر دیں. تو آپ نے تو نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ تھے نا جو یہ نہیں چاہتے تھے. اچھا، یہ اہم بات کی ہے. قادر صاحب آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں ضرور اس کے اوپر کچھ کہنا چاہوں گا، نہ صرف کچھ لکھے زیادہ میں کہنا چاہوں گا. مجھے تو مقصد ہے کہ عجیب سی یہ باتیں ٹی وی میں کہی جا رہی ہیں اور فارن منسٹر کے ریفرنس سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ کچھ ان گروپوں کو، لفظ لکھا جاتا ہے ان گروپوں کو کسی زمانے میں یا اس سے پہلے اثاثہ سمجھا جاتا تھا، ان کی بڑی افادیت سمجھی جاتی تھی، ان سے کام لیا جاتا تھا، نان اسٹیٹ ایکٹر اور یہ وہ وغیرہ. اور اب آ کے ہمیں اس قسم کی سوچ آئی ہے اور کنفرم ہوئے ہیں کہ ابھی ان کو مزید کارروائی نہیں کرنے دیا جائے گا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، کیا ہے اور ان کو یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے. یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بطور ایک ریاست کے اور جس کے پارلیمان میں ہماری موجودہ حکومت کے لوگ، پچھلی حکومتوں کے دوران میں وہ پیپلز پارٹی کے دور تھی، ہماری دور تھی، وہاں پر ان کی نمائندگی تھی. اس وقت تو انہوں نے اگر اس قسم کی کوئی کارروائی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی افادیت نہیں تھی تو انہوں نے کیا کوئی اس قسم کا اپنا بیان نکال لیں یا کوئی پروٹیسٹیشن نکالیں یا وہ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں 2016 میں ہم لوگ بیٹھے وہاں پر کوئی ریفرنس دے دیں کہ وہاں پر انہوں نے اختلافی بات کی. اب سڈنلی اس سٹیج کے اوپر آ کے اس قسم کی بات چیت کر دینا. نہیں مگر جو بابر صاحب نے حوالہ دیا ہے سینیٹ کے اندر کہ یہ جماعت الدعویٰ کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کورٹ کا ریفرنس دیا گیا کہ کورٹ نے ان کے اوپر پابندی لفٹ کر دی ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ ان کو نوٹیفیکیشن ہی نہیں دیا گیا تھا کہ وہ، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اینٹی ٹیررزم لسٹ کے اوپر ان کو ڈالا ہی نہیں ہوا تھا اسکیڈول 8 میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ان وارنٹڈ تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز، ان کی گنجائش کسی اسٹیج میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور کنٹینیوسلی انڈر آبزرویشن رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرتے رہے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی کسی نے بھی نہیں دی تھی. کام ہو رہا تھا ان کے خلاف، لیکن بنیادی طور پر وہ کام کافی تھا یا نہیں تھا. اب کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کرتے رہیں. اس کو پروپیگیٹ کرنا انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو نا پرچار کر کے اور یہ امپریشن دے دینا کہ جی پہلے تو فری فار آل تھا اور ابھی آ کے اس حکومت نے ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. فخر امام صاحب آپ کی جانب آؤں گی چونکہ میرا بالکل آخری ٹائم تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے. چونکہ آپ چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی کے، پاکستان کیسے کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت اگر نقصان ہو رہا ہے تو کشمیریوں کا ہو رہا ہے اور ایل او سی پہ دونوں طرف کشمیری ہی مارے جا رہے ہیں. جی بالکل، جو انفنشڈ ایجنڈا ہے پارلیمنٹ کا وہ ابھی تک ختم نہیں ہم کر سکے اور اس کی ایک ہی وجہ رہی کہ ہماری تو اپنی جگہ خواہش پر اب جو کشمیریوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا اور جس انٹینسٹی کے ساتھ انہوں نے حکومت انڈیا کے خلاف یہ بحران
नदीम वानी की शहादत के बाद एक वलवला शुरू हुआ है, मेरा ख्याल में ये बहुत मुश्किल है, नहीं रुकेगा किसी हद तक। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए वो फखर जो प्रेशर आ रहा है, मेरी बात सुन लेना जी, वो जो प्रेशर आ रहा है वो ही अब जाकर, और ये जो मोदी ने शुरू किया है काम, और वो दिखाना ये चाह रहे थे कि जो ये पता नहीं वो कितने ड्रामे और करेंगे अपने पॉलिटिकल